हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 9th क्लास की थर्ड थर्ड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में गाइस, हमने अभी तक पढ़ा था कि हमारी सेल की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले जीवित कोश की खोज किसने की थी। लियोनॉर्ड ने की थी। सेल्स जो थी वो हमें कैसी दिखती थी, वो हमें दिखती थी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी। और सेल हमको किसमें पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है। तो हम जीव हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोश के जीव, दूसरा बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव जो होता है हमारा, उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। बहुकोश के जीवों में हमारे बहुकोश का मतलब एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, जैसे कि जंतु, पादप वगैरह हम जो लोग थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मनुष्यों में कैसे कैसे नई सेल्स बनती हैं वगैरह वगैरह। तो हमारा यहाँ से आज स्टार्ट होता है सेल। क्या स्टार्ट होता है हमारा? सेल माने कोशिका। तो जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी सेल तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहली बनी होती है हमारी पहली बनी होती है हमारी पहली हमारी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली। सेकंड होती है हमारी न्यूक्लियस। सेकंड होती है हमारी न्यूक्लियस। और थर्ड हमारी होती है साइटोप्लाज्मा। क्या होती है? साइटोप्लाज्मा। जैसा कि आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस को बोलते हैं हम केंद्रक, साइटोप्लाज्मा को बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य हम उसको बोलते हैं। तो हम प्लाज्मा झिल्ली पहले हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, फिर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मा। एक एक करके हम सबको आराम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हमको पता है जो हमारे जीव होते हैं वो सभी में क्या होते हैं, वो सभी हमारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसलिए कोशिका को हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या स्टार्ट करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका का फर्स्ट पार्ट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोशिका के बाहरी सतह पर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? बाहरी सतह पर पाया जाता है। तो मैंने पहले ही लिख लिया था थोड़ा सा, इसके बारे में पढ़ते पढ़ते समझाते जाएंगे। तो हम कोशिका झिल्ली हम पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली। और लेकिन जो हमारी सेल्स होती है, हमने पीछे पढ़ रखा है हमारी सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो हमारी किस में पाई जाती है? वो हमारी पाई जाती है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सेल हमारी कितने प्रकार की होती है। सेल होती है हमारी दो प्रकार की। सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होती है हमारी प्रोकैरियोटिक, दूसरी हमारी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमारी दो सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो हमारी जीवाणुओं में पाई जाती है। एकदम सिंपल सेल होती है। क्या होती है? जीवाणु मतलब एक कोश के जीवों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। और ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। एक कोश के जीव में पाई जाती है, बहुकोश के जीवों में पाई जाती है। बहुकोश के जीवों में क्या, इसके उदाहरण क्या थे? इसके उदाहरण थे जंतु,
फंजाई था। क्या था? फंजाई था। तो हम क्या जानते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो होती है वो एकदम अलग अलग होती है। क्या होती है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में थोड़ी अलग होती है, एकदम ही अलग होती है, ज़्यादा अलग होती है। तो हम अब यही पढ़ने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारी कोशिका झिल्ली, जो समझाना होगा वो मैं इस पेज पर समझा दूँगा, जो पढ़ना होगा उस पेज पर लिखा हुआ है। तो ये पहला बोलता है कि इसको हम बैक कर देते हैं ताकि वाइट कलर में देख पाते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। हम कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा या प्लाज्मोलेमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा या प्लाज्मोलेमा भी हम इसको बोल सकते हैं, प्लाज्मोलेमा। दूसरा आता है हमारा, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करता है। जैसा क्या मतलब क्या बोला? यहाँ प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी जो कोशिका होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी होती है। मतलब मधुमक्खी के छत्ते का आकार का ऐसा ही होता है ना, वो कुछ। ऐसे ही छत्ता ऐसे आकार का होता होगा, मधुमक्खी का छत्ता ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम एक कोशिका निकालें, क्या निकाला है? एक कोशिका यहाँ से हम निकालें तो हमारी एक कोशिका जो होगी वो कुछ ऐसे बनेगी। मतलब मैंने बेंजीन की तरह बना दी है, कोई नहीं, है ना। ऐसे एक कोशिका हम बाहर निकालेंगे तो हमारी एक कोशिका ऐसे होगी। तो ये क्या कहता है कि हमारी प्लाज्मोलेमा जो होता है वो यहाँ प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करता है। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जैसे मैंने पहले क्लास में बता दिया है कि कोशिका जो होती है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को बोलते हैं कोशिका द्रव्य हिंदी में। तो देखो, ये जो हमारी प्लाज्मोलेमा जो होती है, प्लाज्मो झिल्ली जो होती है वो कोशिका की बाहरी परत होती है। क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। मतलब कि यहाँ पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है बाहरी साइड पर। तो यहाँ पर यही बोलता है कि अब यहाँ पर कोशिका झिल्ली, अब यही बोलता है कि ये यहाँ प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इसके अंदर तो कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य है। और ये कोशिका झिल्ली है और यहाँ पर ये कोशिका बन जाएगी। तो ये क्या करेगी? इसके अंदर भी द्रव्य पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य। तो इन दोनों की कोशिका द्रव्य से क्या कर रही है? ये इसको अलग कर रही है। क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के द्रव्य से अलग करता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा, यहाँ जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्या कह रहा है? यहाँ जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बोलता है ये, यहाँ जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली, हाँ मैंने बताया था ना, कोशिका की सबसे, जंतु कोशिका में क्या होती है? सबसे बाहर पाई जाती है। पढ़ा था हमने, बाहर पाई जाती है, सबसे बाहरी परत होती है। और यहाँ जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत झिल्ली है। ओके, लेकिन ये बोल रहा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। तो हमारा जो कोशिका, जैसा कि जिस प्रकार हमारे कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली हमारे अंदर पाई जाती है। हमारे अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ओके। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। क्या? लिपिड की, प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो हमारी क्या होती है? कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। मतलब कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कोशिका झिल्ली जो होती है वो हमारे कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका के अंदर और बाहर जाने के लिए ओनली सेलेक्टिवली परमेबल होती है। मतलब कि जब कुछ पदार्थ को ही अंदर या बाहर जाने देती है, कुछ पदार्थों को ही, क्योंकि यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, मतलब कुछ पदार्थ, उसको जो पता होगा कि यही पदार्थ सेल के अंदर जाएंगे और
बाहर जाएंगे। इसलिए कोशिका झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वर्णात्मक, क्या? वर्णात्मक। और जैसा कि हम नीचे पढ़ेंगे अभी, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने देती है, मतलब कि कुछ, इसको भी पता होगा कि कैसे बनाता है। अब कुछ पदार्थ मैं बता दूं, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ और भी कुछ होगा नहीं है, सॉरी। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होती है। ओके। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको केवल हम किस में देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी में ही देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी में ही एकदम देख सकते हैं। और जो कोशिका लचीली है ना, अब ये कोशिका लचीली होने के एक महत्वपूर्ण है। एक कोश के जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोश के जीवों में कोशिका झिल्ली का ये लचीलापन होने के कारण ही वहाँ बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है। कोशिका का यही लचीलापन, क्या? कोशिका का यही लचीलापन एक कोश के जीवों में, किसमें? एक कोश के जीवों में कोशिका यही लचीलापन क्या होता है? उसको खाना खाने में, मतलब खाना ग्रहण करने में या अन्य पदार्थ को ग्रहण करने में उसकी सहायता करता है, यही लचीलापन। जैसा इसको प्रोसेस को जो लेता है, इसको, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कि अमीबा। जैसा कि आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा का आकार ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा लचीला होता है। अगर अमीबा के पास कोई पदार्थ आता है, भोजन, मान लो ये फूड है, क्या है? ये फूड है और ये अमीबा है। तो अमीबा का जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी बहुत लचीली होती है। तो ये फूड जो है उसको कैसे लेगा या एब्जॉर्ब करेगा उसको, ये फूड को ऐसे करके, लचीलेपन होने के कारण ये फूड को ऐसे अंदर की ओर एंडोसाइटोसिस करता जाएगा। क्या करता जाएगा? उसको एंडोसाइटोसिस करता जाएगा। इतना आएगा। फिर उसके बाद पूरा फूड आ जाएगा। फिर उसके बाद पूरा फूड आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर फूड आ गया। अब ये क्या करेगा? इसको पूरा ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा अमीबा। यहाँ पर ये आ गया फूड, यहाँ पर इसको पूरा ही एब्जॉर्ब कर लिया इसके। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस। क्या? एंडोसाइटोसिस। तो अब हम इसके आगे अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं झिल्ली के कार्य। क्या पढ़ते हैं? कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली का पहला कार्य जो होता है, यहाँ से हम लिख लें, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। तो बोलता है यहाँ कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ रहा है ना, जैसे कि हमने पीछे पढ़कर आए हैं। तो ये क्या कर दिया? यहाँ कोशिका के अंदर व बाहर अणु को आने जाने देती है। सेकंड है हमारा, यहाँ कोशिका के निश्चित आकार
आई है और जब इसका बनाए रखती है। जब भी कोशिका की सबसे बाहरी परत पर पाई जाती है और तो कोशिका का आकार तो बनाए ही रखेगी, निश्चित करेगी उसका आकार ही। फोर्थ इसका प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान दोनों प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। हाँ, इसमें एक बात याद रखने की चीज़ है कि जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान होता है ना, वो सिर्फ दो प्रोसेस से होता है। क्या होता है? दो प्रकार से होता है, दो प्रोसेस से होता है। वो दो प्रक्रिया जो होती हैं वो होती हैं विसरण व परासरण। तो मैं भी यहाँ लिख देती हूँ, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान यहाँ दो प्रकार से होता है। पहला होता है हमारा विसरण, दूसरा होता है परासरण। पहला होता है हमारा विसरण, दूसरा होता है हमारा परासरण। सो दोस्तों, जो विसरण होता है वो जो परासरण होता है, विसरण हमारा जो प्लाज्मा झिल्ली में होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। क्या होता है? और ये अपने आप होता है। क्या होता है? और अपने आप होता है। उच्च सांद्रता मतलब कि किसी चीज़ की उच्च मतलब कि हाई होना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है ये। दूसरा, यहाँ दोनों पदार्थों की सांद्रता में समान होता है। क्या होता है? समानता प्रदान करता है ये। मतलब कि अगर मतलब कि हमारे कोशिका के अंदर किसी चीज़ की अधिक मात्रा है तो वो क्या करेगी? उच्च से निम्न की ओर जाएगी। मतलब कि वह अंदर कोशिका की मात्रा अंदर ज़्यादा है, जैसे कि मान लो हमारी जैसा कि विसरण है। क्या है? विसरण के फुल डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, उसे आज मैं सिंपल बता देते हैं। जैसे विसरण है, विसरण क्या होता है? मान लो हमारी ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अगर कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बहुत है, अधिक है, हाई है, तो ये क्या करेगी? ये CO2 को क्या कर देगी? उच्च और मतलब कि ये अंदर हाई है और यहाँ पर लो है। CO2 की मात्रा यहाँ पर क्या है? लो है। पर्यावरण में हमारे पर्यावरण में तो बाहर की तरफ तो यहाँ पर हाई होने की वजह से ये क्या कर देगी? कोशिका झिल्ली हमारे यहाँ से इसको बाहर कर देगी। क्या कर देगी? यहाँ से बाहर कर देगी CO2 को। लेकिन हमारी बाहर O2 ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है। क्या है? बहुत अधिक है, पर्यावरण में बहुत अधिक है और यहाँ पर लो है। तो यहाँ पर से क्या करेगी? इस O2 को यहाँ पे से इधर प्रदान कर देगी, मतलब उच्च से हाई की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ सांद्रता को प्रदान कर देती है। सो गाइस, विसरण तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि दोनों, और ये क्या करती है? दोनों पदार्थों की सांद्रता को बनाए रखती है। क्या रखती है? बनाए रखती है, समान रखती है। विसरण है ना। देखो, अगर यहाँ पर हाई है और यहाँ लो है तो ये क्या करेगी? हाई से लो की तरफ चली जाएगी। और यहाँ पे हाई है और यहाँ लो है तो यहाँ से क्या करेगी? हाई से लो की तरफ चली जाएगी। तो ये क्या करेगी? दोनों की समानता को बनाए रखेगी, दोनों की सांद्रता को समान बनाए रखेगी। क्या करेगी? बनाए रखेगी। और ये क्या होता है? ठोस, द्रव और गैसों तीनों में संभव होता है कोशिका के अंदर। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है परासरण। क्या होता है दूसरा हमारा? दूसरा तुम्हारा होता है परासरण। दूसरा होता है हमारा परासरण। जो परासरण जो होता है
जो मतलब पराशर जो होता है वो विलायक के लिए होता है। क्या होता है? विलायक, मतलब कि हमारे जल के लिए होता है। क्या? जल के लिए। अब जैसे कि हमारी ये फिर से कोशिका बना लो, कोशिका बना लो। अब कोशिका मान लो, अब कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर जल की मात्रा बहुत अधिक है। क्या है? जल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो ये भी क्या करेगा? उच्च से निम्न की ओर चला जाएगा। क्या करेगा? और बाहर जो है, बाहर कोशिका के बाहर जो है वहाँ पे जो है H2O की कमी है। अब भाई अंदर अगर बाहर हो या ना हो, लेकिन कोशिका के अंदर H2O तो ज़्यादा है। यहाँ पर ये कोशिका के अंदर H2O की मात्रा अधिक होगी तो कोशिका हमारी फट सकती है। तो इसलिए ये क्या करेगा? ये यहाँ से उच्च से हमारा क्या कर देगा? निम्न की ओर गमन कर देगा। क्या कर देगा? गमन, मोशन कर देगा। क्या कर देगा? मोशन कर देगा। क्योंकि वर्णात्मक के लिए सेलेक्टिव परमेबली होता है। और यहाँ क्या करता है? यहाँ दोनों पदार्थों की सांद्रता समान कर देता है। दोनों पदार्थों की सांद्रता समान कर देता है। लेकिन परासरण जो होता है वो हमारी केवल द्रव्य माध्यम में ही संभव होता है। क्या होता है? द्रव्य माध्यम में ही संभव होता है। केवल इसमें विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ना कि विलयन। और जैसे कि हमारा तुमने पढ़ा हो, यानी तो हमारे इसमें जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य जो होती हैं, द्रव्य पदार्थ जो होते हैं उसमें विलयन, पूरा एक विलयन होता है। उस विलयन में दो चीज़ होती हैं, एक विलायक होता है और एक विलय होता है। पढ़ा हो तो केमिस्ट्री में विलय विलायक। तो उसमें क्या होता है? विलायक जो होता है वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, और विलयन जो होता है जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे कि हम एक गिलास लें, उसमें जल ले लें और उसमें थोड़ा सा साल्ट डाल दें। क्या डाल दें? साल्ट डाल दें, मतलब कि नमक डाल दें। तो थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल दें तो इसमें जो विलयन होगा, जो विलायक होगा वो हमारा जल होगा। क्या होगा? विलायक जो होगा हमारा H2O जल होगा, और विलय जो होगा वो हमारा साल्ट होगा। क्या होगा? साल्ट होगा। तो ये होता है, इसलिए ये बोल रहा है कि इसमें केवल द्रव्य, मतलब कि द्रव्य पदार्थ, मतलब तरह की पदार्थ जो होती है वो तो विलायक ही होता है। इसलिए भाई हमने इतना पढ़ लिया है। और यहाँ पर टाइम भी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो ठीक है गाइस, अब मैं परासरण और विश्लेषण अगली वीडियो में और कोशिका भित्ति के बारे में अगली वीडियो में डालते हैं। तो जब तक इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लें इंस्टाग्राम की आईडी पर जाकर। बाय।